हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर लेकर के आ गया हूं हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी चैप्टर तो वही है, फिर नेक्स्ट वीडियो। अब इसमें हम लोग वर्णमाला तक पढ़ लिए थे और वर्णमाला से आगे पढ़ाएंगे। आपको फिर एक बार ध्यान होना चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है बिहार पुलिस इनकाउंटर बैच। बिहार पुलिस इनकाउंटर बैच चल रहा है, जिसमें पूरे जोश जुनून के साथ पढ़ना है और वर्दी पहनना है। मतलब बिहार पुलिस की वर्दी को इनकाउंटर कर देना है और उस वर्दी को अपने तन पे लगा लेना है। तो मन लगाकर पढ़िए और जोश जोशीले से पढ़ाइए। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि आपसे कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस फ्री में आपको बिहार पुलिस का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। और इतना गारंटी देते हैं कि आप मेहनत कीजिए, वर्दी हम पहनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए आप बिहार पुलिस का इनकाउंटर बैच स्टार्ट कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन क्लास चलती है पोस्टल पार्क चौराहा, रामनगर रोड, पटना में। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल, दो यूट्यूब चैनल है, एक माँ जानकी क्लासेज, एक माँ जानकी क्लासेज से चलेगी और एक ज्ञान तुलसी जीएस एकेडमी से चलेगी। ठीक है, तो दोनों पे आप वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप अपने नोटबुक तैयार कर सकते हैं। और फिर से कहते हैं कि हम और हमारी टीम एक ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग। देखिए जीके के लिए आपको अमन सर पढ़ाएंगे और जीएस प्लस हिंदी हम पढ़ाएंगे, कि अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, और साथ ही वीकली करेंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाई की तरफ रुख लेंगे। एक बार फिर बोल देते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम है माँ जानकी क्लासेज, माँ जानकी क्लासेज पटना और ज्ञान तुलसी जीएस एकेडमी, ज्ञान तुलसी जीएस एकेडमी। ठीक है, इन दोनों चैनल पे आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हमने दोनों चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, पिछले वाले वीडियो। अब हम लोग चलते हैं पढ़ाई की ओर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला। क्या पढ़ा था? वर्णमाला पढ़ा था। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? वर्णमाला पढ़ा था। ठीक है मेरे दोस्तों, वर्णमाला में हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ लिए थे, अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण से। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने बता दिया था। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। हम लोग उष्ण व्यंजन तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला जैसे ही खत्म होगा आप लोग को सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, और वो सेट जो एग्जाम में पूछा गया है वर्णमाला से वैसा क्वेश्चन लाया जाएगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम में या एसएससी जीडी हो, या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, या मद्य निषेध कांस्टेबल हो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल हो, या फिर बिहार दरोगा मेंस हो, इन तीनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा, चारों एग्जाम में से पूछा गया वही क्वेश्चन आपको वर्णमाला से दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वर्णमाला में व्यंजन वर्ण पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। क्या पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखिए मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, आप नोट करते चलिएगा। संयुक्ताक्षर, हमारे संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर क्या है? ठीक है, संयुक्ताक्षर ये स्वतंत्र वर्ण है, ये आप लोग नोट करते चलिएगा, स्वतंत्र वर्ण है। इसलिए हिंदी वर्णमाला में इसे स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्ताक्षर ये स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में क्या किया गया है? इसको स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है? ये 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं। ये कितने व्यंजन के मेल से बनते हैं? ये 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं। ये
दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्ताक्षर ये स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर को कोई जगह नहीं दिया गया, उसका कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये दो व्यंजन क्या क्या है अभी बताते हैं। ठीक, दो व्यंजन, इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण, ये संयुक्ताक्षर कौन कौन है? तो आप लोग पढ़े होइएगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या है? ये चार संयुक्ताक्षर है। आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? तो संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? 4 है। निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? तो संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो छ, त्र, ज्ञ, स्र। अभी हमने बताया था कि ये दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। कितने व्यंजन के मेल से बनते हैं? तो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, पहले क्या है? छ जो है ये किसके मेल से बनते हैं? तो क प्लस मूर्धनी स, ये दो आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? छ का। और दूसरा है त्र, त प्लस र, और छ त्र ज्ञ, ये है ज प्लस य, च छ ज ज य, और छ त्र ज्ञ और स्र, ये किसके मेल से बनते हैं? तो ये तालब स और र, तालब स और र। फिर से हमने बता दिया कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? तो संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो ये स्वतंत्र वर्ण है जिसे हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, जिसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। प्रत्येक संयुक्ताक्षर को दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्ताक्षर कौन कौन है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए, छ क प्लस स, त प्लस र, ज प्लस य, स प्लस र, इनके मेलों से बनते हैं, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। हमारे एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 48 है। लेकिन आप लोग कहिएगा नहीं सर, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो बाबू रे 52 मारोगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 48 है। अब 52 कैसे, वो मैंने बताता हूं, चलो देखते हैं। देखो बउआ जी, 11 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण, 2 अनुस्वार, 2 विसर्ग, 2 2 4 3 7 1 8 और 3 1 4, टोटल कितना हुआ? 48 और 4 संयुक्ताक्षर। तो कितना हुआ बाबू? 52 हुआ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने वर्ण होते हैं, तो आप लोग कितना मारिएगा? 48, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये 7 संयुक्ताक्षर है इसका स्थान नहीं दिया गया है। तो इसी 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है। अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण क्या है वो समझिए। डैश देकर के लिखिएगा कि उच्चारण में, लिखते चलिएगा, उच्चारण में वायु के प्रक्षेपण के दृष्टि से उच्चारण में वायु के प्रक्षेपण के दृष्टि से व्यंजन वर्ण, क्या? व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। क्या बाबू? उच्चारण में वायु के प्रक्षेपण के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो एक क्या है? अल्पप्राण
और दूसरा क्या है बाबू, महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक। तो चलिए अल्प प्राण और महाप्राण। व्यंजन वर्ण में वायु के प्रक्षेपण के दृष्टि से व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण, चलिए अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो वैसे व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं जिसके उच्चारण में, वैसे व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु मुख से अल्प मात्रा में बाहर निकले तथा हकार जैसी ध्वनि न हो, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा बाबू, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, चलिए लिखिए, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु मुख से अल्प मात्रा में बाहर निकलती हो, तथा जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि न हो, ध्वनि न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, अल्प प्राण जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु मुख से अल्प मात्रा में बाहर निकले और जिसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण का उदाहरण क्या है दोस्तों, पहले समझ लीजिए, ठीक। चलिए अल्प प्राण का उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक पिछले वीडियो में हमने बताया था वर्ग किसे कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग की कितनी संख्या है, तो 5 है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग अल्प प्राण का उदाहरण है, अल्प प्राण का उदाहरण है। देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग अल्प प्राण का उदाहरण है। तो लिखिए नीचे, क वर्ग, क वर्ग क्या होगा, क ख ग घ अंग, पढ़ने आता है बुआ जी, क ख ग घ अंग। हम लोग पहले यही सीखते हैं, जब पढ़ने जाते हैं तो पहले यही सीखते हैं। तो क वर्ग, क वर्ग, अब हमने क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण हो जाता है। तो वर्गों की कुल संख्या कितनी है बाबू, 5। और एक वर्ग में कितने अल्प प्राण, तो 3। 3 इक्वल टू कितना हुआ, 15। और एक और नीचे लिखना है बाबू, 7 ही क्या हो जाएगा, डैश देकर लिखिएगा, 7 ही अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण का उदाहरण है, अल्प प्राण का उदाहरण है।
अल्प प्राण का उदाहरण है। अब समझिए मेरी बातों को। हमने पिछले वीडियो में अल्प प्राण बताया था, सॉरी अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो य, र, ल, व, ह। क्या है? य, र, ल, व 4 है। वो किसका है? तो अल्प अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है। कौन कौन? य, र, ल, व। ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन है, तो अल्प प्राण प्रत्येक अक्षर का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है? अल्प प्राण। और साथ ही जितने अंतःस्थ व्यंजन है वो अंतःस्थ व्यंजन किसके उदाहरण है? तो अल्प प्राण के उदाहरण है। तो अंतःस्थ व्यंजन 1, 2, 3, 4, तो 15 4 19। बउआ जी जब पूछ देगा आपके एग्जाम में अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो बता दीजिएगा अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण की संख्या 19 है। ठीक है, समझ में आई कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है? अल्प प्राण है। साथ ही अंतःस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण का उदाहरण है। तो टोटल अल्प प्राण कितना हो गया? अल्प प्राण की संख्या 19 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण, और फिर अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने के बाद दोनों के उदाहरण साथ में लाएंगे और फिर समझेंगे। चलिए महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण। अब समझिए, जिस व्यंजन के उच्चारण में लिखते चलिए बाबू, जब हम लिखते हैं तो आप भी लिखते चलिए। जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख से, बहुत गर्मी है बाबू, क्या कहे पटना में बहुत गर्मी है। जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख से क्या हो गया बाबू तुम्हारा? हाँ, वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकले तथा हकार जैसी ध्वनि हो, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। अब फिर से समझिएगा बाबू, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु मुख से अल्प मात्रा में बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकले उसे क्या कहते हैं हम लोग? महाप्राण कहते हैं। अब यहां पे लिखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ग महाप्राण का उदाहरण है। क्या है? महाप्राण का उदाहरण है। उदाहरण है। और एक पॉइंट और, साथ ही उष्ण व्यंजन भी महाप्राण का उदाहरण है। अब समझिए बाबू, हमने पीछे वाले में क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर किसका उदाहरण है? तो अल्प प्राण का। और महाप्राण का उदाहरण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होगा? महाप्राण का उदाहरण होगा। साथ ही जितने उष्ण व्यंजन हैं वो किसका उदाहरण होगा बाबू? तो वो होगा महाप्राण का। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, कैसे, वो अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए और फिर हम उदाहरण में चलेंगे। ठीक है, पहले आप बाबू क्या करो, महाप्राण के उदाहरण लिख लो। महाप्राण को क्या करो? उदाहरण लिख लो। हमने क्या बताया? प्रत्येक वर्ग का
क्या बताया? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग किसका उदाहरण है? महाप्राण के। साथ ही उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन कौन कौन है? पिछले वीडियो में हमने बताया था। उष्ण व्यंजन तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये किसका उदाहरण है? उष्ण व्यंजन के। तो बाबू यहां देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल महाप्राण का जनसंख्या कितना है, तो एक वर्ग में टोटल वर्ग कितना है? 5 गुण एक वर्ग में कितनी संख्या है? तो 2 महाप्राण का उदाहरण है, तो 2, तब 5 2 10 और 4 उष्ण व्यंजन। कितना? उष्ण व्यंजन की संख्या 4, तो कितना हो जाएगा? 14। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि महाप्राण की संख्या कितनी है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप चचा जजा लिख लीजिए, छ ज झ य। अब इसमें कौन कौन हो जाएगा महाप्राण का उदाहरण? तो झ और छ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब अल्प प्राण और महाप्राण को एक साथ उदाहरण में देखते हैं। चलिए ये लिख लिए, अब क्लीन करें इसको। चलिए अब देखिए, अल्प प्राण और यहां देखिए महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ पे लिखते बउआ क ख ग घ अंग। अब छो क ख ग घ कि ना? अब यहाँ पर भी क ख ग घ लिखो। बिहार पुलिस बनेगा आप लोग नहीं। चलिए च छ ज झ य, च छ ज झ या। देख लेना बाबू, अपना गलती होगा तो सुधार लेना। ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। अब देखो बाबू, अल्प प्राण में हमने क्या कहा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर किसका उदाहरण है? तो अल्प प्राण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा किसका उदाहरण है? तो अल्प प्राण का। और महाप्राण का उदाहरण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। क्या दूसरा और चौथा किसका उदाहरण है? तो महाप्राण का उदाहरण है। साथ ही हमने कहा था कि जो अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या है? य, र, ल, व, ये 4 क्या है? ये अल्प प्राण के उदाहरण है। और उष्ण व्यंजन जो है, ये किसका उदाहरण है? तो महाप्राण का उदाहरण है। ठीक है, तो आप बात आई समझ में? अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ह कौन सा प्राण है, तो क्या बता दीजिएगा? ह कौन सा प्राण है जो? तो ह महाप्राण है। ह कौन सा प्राण है? महाप्राण है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, घोष वर्ण लिखिए, घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण टॉपिक दीजिए, लिखिए घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण। टॉपिक लिखिए घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण। अब यहाँ पे पॉइंट लिखिए कि नाद के दृष्टि से, नाद के दृष्टि से, नाद के दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नाद के दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। एक घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। नाद के दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो नाद के दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो हम लोग फिर पढ़ेंगे घोष वर्ण। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? घोष वर्ण। चलिए घोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण,
व्यंजन नहीं, ये तो वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है, स्वर तंत्रिया झंकृत होती है, वे घोषवर्ण कहलाते हैं। वे घोषवर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है वो क्या कहलाते हैं? घोषवर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या है? घोष वर्ण का उदाहरण है। घोष वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, साथ ही स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व, ह, साथ ही स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व, ह भी घोष वर्ण का उदाहरण है। घोष वर्ण का उदाहरण है। देखिए क्या कहते हैं, घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण कौन कौन होता है? तो प्रत्येक वर्ग का, अभी हमने बताया वर्ग क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या होगा? घोष वर्ण होगा। साथ ही जितने स्वर वर्ण हैं, जितने स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। तो जितने स्वर वर्ण हैं तथा य, र, ल, व तथा ह, ये सब किसका उदाहरण है? तो घोष वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, स्वर वर्ण में क्या क्या आता है? अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ, ये क्या है? किसका उदाहरण है? तो घोष वर्ण का। अभी हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है, पांचवा वर्ग किसका उदाहरण है? घोष वर्ण का। तो अभी उदाहरण में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए इतने रहने देते हैं, फिर उदाहरण। क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग का अंग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या है? घोष वर्ण का उदाहरण है। घोष वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का, तो वर्ग कितने हैं? 5। और एक वर्ग में कितने हैं घोष वर्ण? तो 3 बराबर 15। साथ ही मैंने कहा था कि स्वर्ण वर्ण भी घोष वर्ण के उदाहरण है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 प्लस, साथ ही हमने कहा कि य, र, ल, व, ह भी घोष वर्ण का उदाहरण है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू 15, 5, 20 और 11, 31। घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी हो गई? 31। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे बाबू कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण की कितनी संख्या है, तो बता देंगे? जरूर बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो घोष वर्ण समझ में आया? जब समझ में आ गया तो देख क्या रहे हो? लिख दो अघोष वर्ण दूसरा। अघोष वर्ण लिख दो बाबू, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत नहीं होती है,
झंकृत नहीं होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष वर्ण का उदाहरण है, अघोष वर्ण का उदाहरण है। क्या है? अघोष वर्ण का उदाहरण है। साथ ही बउआ रे लिख लो, साथ ही तालब स, मूर्धन स और दंती स किसका उदाहरण है? तो अघोष वर्ण का उदाहरण है। देखिए, हमने घोष वर्ण में क्या पढ़ा था? हमने घोष वर्ण में बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होगा? घोष वर्ण होगा। अघोष वर्ण में क्या बताया था? कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग क्या होगा? अघोष वर्ण का उदाहरण होगा। उसमें हमने बताया था कि स्वर्ण वर्ण भी घोष वर्ण का उदाहरण है।